नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बिहार में फ्लड मैनेजमेंट से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नीट के एग्जाम से संबंधित और तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया यूएस रिलेशनशिप से संबंधित। वैसे देखो, इश्यूज तो आज डिस्कस करने वाले अच्छे हैं, लेकिन पॉइंट्स ज़्यादा निकल के आते नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। बिहार में देखो हर साल फ्लड आती है, तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कौन से फैक्टर्स की वजह से हर साल बिहार इतनी भयानक फ्लड्स फेस करता है और इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद भी बिहार फ्लड्स क्यों फेस करता है। मतलब फैक्टर्स तो हैं, मान लिया चलो इनकी वजह से बिहार फ्लड फेस करता है, लेकिन फैक्टर्स को एड्रेस करने के लिए भी सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, फिर भी फ्लड आती है, तो कहाँ कमी रह गई है। दूसरे पार्ट में आपको ये भी बताना है। 250 शब्दों में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिहार में फ्लड मैनेजमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, नेपाल में जो हिमालयस है ना, यहाँ के ग्लेशियर से बहुत सारी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं जो नेपाल से होते हुए बिहार में एंटर करती हैं, और इनमें से कई नदियों की वजह से हर साल मानसून सीजन में फ्लड आती है, जिसकी वजह से देखो लाखों लोग प्रभावित होते हैं। ना सिर्फ नॉर्थ बिहार के, मतलब मिथिलांचल वाला जो रीजन है बिहार में नॉर्थ में, वहाँ पे लोग प्रभावित होते हैं, बल्कि नेपाल में देखो जो तराई रीजन है, यहाँ पे भी इन नदियों की वजह से फ्लड आती है। ये प्लेन रीजन है। अब यहाँ पर ना 2 इश्यूज आते हैं। अगर हर साल आने वाली इन फ्लड्स को रोकना है ना सिर्फ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा इंडिया और नेपाल के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि हर साल आने वाली इन फ्लड्स को रोका जा सके। पिछले 1-2 सालों में तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि आपको पता है कोविड की महामारी चल रही है, ऊपर से फ्लड, तो लाखों लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है, जान भी गंवानी पड़ी है और माल यानी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है। इसके बाद राइटर कहते हैं कुछ इश्यूज देखो बहुत समय से पेंडिंग हैं। जैसे इंडिया और नेपाल ने मिलकर डिसाइड किया था कि बार बार ये जो फ्लड आती है ना, इसे रोकने के लिए नेपाल के विराटनगर में एक जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफिस इस्टेब्लिश किया जाए। 2004 में ये इस्टेब्लिश किया गया था जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफिस नेपाल के विराटनगर में। इस जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफिस को देखो काम ये दिया गया था कि हर साल जो बाढ़ आती है ना, इसको रोकने के लिए नेपाल साइड में जो नदियां हैं जैसे कोसी, कमला, बागमती, इन रिवर्स के ऊपर नेपाल साइड में डैम बनाया जा सकता है। तो इस इशू पर आप डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए। ये काम दिया गया था इस जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफिस को। बट देखो 17 साल पूरे हो गए। 2004 में ये ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ था, आज 2021 चल रहा है। अभी तक देखो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो नहीं बनी है। बिहार की सरकार ने तो बहुत बार बोल दिया भैया बना लो, प्लीज़ रिपोर्ट बना लो, लेकिन नहीं बन रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल थोड़ा एक्शन लिया था। दोनों साइड यानी इंडिया और नेपाल के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मीटिंग कन्वीन करवाई थी पिछले साल 10 फरवरी 2020 को। इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि एक ऑफिसर्स का ग्रुप बनाया जाए जो कि इस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के वेरियस एस्पेक्ट्स पे काम करे, और अगर मतलब पता लगा है कहाँ पे ये रिपोर्ट रुकी क्यों हुई है, कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है, और जल्द से जल्द ये रिपोर्ट कंप्लीट करवाए। इसके साथ साथ रिपोर्ट के आधार पर एक्शन प्लान भी प्रपोज करें। ये काम दिया गया था ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स को। बट दिक्कत देखो ये है, नेपाल की जो सरकार है ना, उसका रवैया उदासीन वाला है। मतलब उसको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बाढ़ आती है तो आए। वो इंडिया के साथ फ्लड मैनेजमेंट में ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। अभी देखो फिलहाल इंडिया और नेपाल के बीच वाटर रिसोर्सेज से संबंधित एक एग्रीमेंट है। इसके अनुसार इंडिया की जो स्टेट गवर्नमेंट है, बिहार की सरकार, वो ऑथराइज्ड है, वो बिहार में जाके फ्लड प्रोटेक्शन वर्क को एग्जीक्यूट कर सकती हैं। जैसे ये नेपाल है और यहाँ पे नीचे इंडिया है, यहाँ से नदियाँ आती हैं, तो नेपाल के अंदर जा सकती हैं बिहार सरकार की अथॉरिटीज़ और वहाँ पे जाके फ्लड प्रोटेक्शन वर्क कैरी आउट कर सकती हैं। जैसे नदी है, नदी के किनारे पर एम्बैंकमेंट बनाना। बट देखो कोविड के चलते नेपाल की जो सरकार है ना, अब पिछले 1-2 सालों में ज़्यादा रिलेक्टेंट हो रही है। मतलब ज़्यादा जल्दी से अनुमति देती नहीं है कि बिहार सरकार के जो लोग हैं वो चले जाएं नेपाल में नदी के ऊपर काम करने के लिए।
तो इसलिए बिहार की सरकार दो फ्रंट पे कोऑर्डिनेशन कर रही है। एक तो बिहार की सरकार सेंटर को बोलती है कि जल्दी उनसे बात करो, जल्दी उनसे बात करो, फिर सेंटर नेपाल से बात करता है और बार बार बात करने पर नेपाल ने अनुमति दे दी कि कोसी का जो बेसिन एरिया है वहां पर बिहार सरकार अपनी मैन पावर और मशीनरी भेज सकती है फ्लड प्रोटेक्शन वर्क कैरी आउट करने के लिए। इस वजह से देखो 22 में से 21 काम तो कंप्लीट हो गए। इवन गंडक और कमला रिवर के आसपास जो फ्लड प्रोटेक्शन काम करने थे ना, वो भी 2020 में हो गए। लेकिन देखो कोसी रिवर के ऊपर जो बैरेज है ना, बैरेज मतलब रिवर के ऊपर एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बना होता है, कुछ बाधा वगैरह क्रिएट की होती है, बैरियर बना होता है ताकि या तो फ्लड को रोका जा सके या फिर पानी को इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस कोसी बैरियर के पास जाने से रोक दिया गया बिहार सरकार के मैन पावर को और मशीनरी को। किसके द्वारा? कोसी प्रोजेक्ट अथॉरिटी के द्वारा। इसलिए देखो यहां पर काम कंप्लीट नहीं हो उसका। इसी प्रकार से राइटर एक और एग्जांपल देते हैं। लाल बिकिया रिवर, लाल बिकिया रिवर के ऊपर एक बंड है, बंड मतलब एम्बैंकमेंट। आप एग्जांपल देख लीजिए, ये जो है ना, ये बंड है, एम्बैंकमेंट है ताकि रिवर के पानी को बाहर आने से रोका जा सके। तो लाल बिकिया रिवर के ऊपर इस प्रकार के बंड को रिपेयर करने के लिए जाना था, बट बिहार की सरकार बोलती है ये तो नॉन मैन लैंड है, मतलब डिस्प्यूटेबल एरिया है। इंडिया की सरकार का कहना है कि भैया 30 साल पहले हमने ही तो इसको बनाया था यार, और अब आप हमें वहां जाने से, इसको रिपेयर करने से मना कर रहे हो, जबकि पिछले 30 सालों में हम काफी बार इस बंड को रिपेयर कर चुके हैं लाल बिकिया रिवर के ऊपर। इवन देखो कमला रिवर की बात करें, कमला रिवर से संबंधित ज़्यादातर फ्लड प्रोटेक्शन वर्क तो 2020 में कंप्लीट कर लिया गया, लेकिन वहाँ पे कमला रिवर के ऊपर एक राइट गाइड बंड है, इसी प्रकार का जो हमने अभी देखा, इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर है, एम्बैंकमेंट है फ्लड पानी को रोकने के लिए। इस पर रिपेयर वर्क इनकम्प्लीट है, लेकिन इसे रिपेयर करने के लिए परमिशन नहीं मिली है। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो नेपाल की सरकार को रोकना चाहिए ना, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो इससे दोनों देशों के लोगों को ही तो फायदा होगा ना। नेपाल के जो प्लेन एरियाज में लोग रहते हैं, तराई रीजन में, उनको भी तो बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगला जो डायलॉग होना इंडिया और नेपाल के बीच, वो वाटर इश्यूज पर होना चाहिए। दोनों देशों को साथ आने की आवश्यकता है ताकि फ्लड रोकने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ऑप्टिमाइज किया जा सके और नए प्लान भी ज्वाइंटली बनाए जा सके फ्लड को रोकने के लिए। इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच देखो इस मामले में कोऑपरेशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हिमालयन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्रीन कवर खत्म हो रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसको लेके इंडिया और नेपाल आपस में कोऑपरेशन कर सकते हैं। और वाटर, अगर देखो फ्लड में इतना सारा पानी बह जाता है, उस पानी को अगर ढंग से हम मैनेज करें ना, तो उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इरीगेशन के लिए, वाटरवेज के लिए। तो ये भी नेपाल की सरकार को सोचना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बिहार में फ्लड मैनेजमेंट और नेपाल के रोल से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नीट के एग्जाम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। नीट का एग्जाम कंडक्ट होता है, आपको पता है, मेडिकल सीट्स फिल करने के लिए। 2017 से पहले तो देखो शायद आपको याद हो कि अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते थे। तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कैंडिडेट को बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते थे और अलग अलग राज्यों में जो मेडिकल का एजुकेशन का जो स्तर था वो भी सेम नहीं था। किसी किसी राज्य में अच्छा, किसी किसी यूनिवर्सिटी में अच्छा, किसी में ख़राब। तो 2017 में सरकार यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये नीट का एग्ज़ाम लेकर आई। मतलब हमारे देश में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें दाखिले के लिए ये टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया। इस टेस्ट में बैठना कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। बट देखो इससे पहले, नीट से पहले कुछ राज्य, कुछ क्या मतलब तमिलनाडु विशेषकर, तमिलनाडु में जो मेडिकल सीट्स फिल की जाती थी ना, वो 12वीं के मार्क्स के आधार पर की जाती थी। तो अब उसके बाद से ही, जब से ये टेस्ट आया है ना, तमिलनाडु की सरकार का आरोप ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो तमिल मीडियम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट हैं, रूरल बैकग्राउंड के हैं, या फिर जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, ऐसे बच्चे अब बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हैं, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है ना, इसको क्लियर करने के लिए अच्छी कोचिंग की आवश्यकता है। और इन कैटेगरीज के जो बच्चे हैं ना, वो
कोचिंग ले नहीं पाते, इसलिए ये मेडिकल कॉलेजेस में इनका एडमिशन नहीं हो पाता, ये नीट का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते। ये तमिलनाडु सरकार का कहना है। और अगर ये तमिलनाडु की सरकार ये कहती है हमारे पहला वाला जो सिस्टम था ना वो बिल्कुल सही था कि 12वीं के मार्क्स के आधार पर एडमिशन हो जाता था और इससे रूरल बैकग्राउंड के गरीब परिवारों के ज़्यादा बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते थे। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले नीट का रिजल्ट आया, तमिलनाडु में अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनका नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो तमिलनाडु के जो लोग हैं ना उनके सेंटिमेंट्स नीट के एग्ज़ाम के अगेंस्ट हैं, मतलब ये इमोशनल इशू बन गया है। तो जब कोई इमोशनल इशू बन जाता है ना फिर लॉजिक या फिर आर्ग्यूमेंट्स पीछे छूट जाते हैं। जब कुछ बच्चों ने सुसाइड किया नीट के रिजल्ट के बाद, तो तमिलनाडु की सरकार ने ना जस्टिस रंजन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी कि आप रेकमेंड कीजिए क्या नीट का एग्ज़ाम जो है वो हटा दिया जाए या फिर इसे बरकरार रखा जाए। तो जस्टिस रंजन कमेटी ने ना अब 165 पेजेस की एक रिपोर्ट दी है तमिलनाडु की सरकार को। तमिलनाडु की सरकार ने ही ये कमेटी गठित की थी और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नीट के एग्ज़ाम को हटा दिया जाए। अब उसी रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए ये आर्टिकल लिखा है राइटर ने। राइटर कहते हैं कमेटी का ये कहना कि कोचिंग की वजह से इन कैटेगरीज के बच्चों का, रूरल बैकग्राउंड के बच्चों का या फिर तमिल मीडियम स्कूल के बच्चों का नीट एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। लेकिन देखो कमेटी को यह भी तो समझने की आवश्यकता थी ना कि 12वीं के मार्क्स भी तो कोचिंग से इंक्रीज किए जा सकते हैं ना। अगर नीट के एग्जाम के लिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ सकती है तो 12वीं के एग्जाम के लिए भी कोचिंग करके कुछ लोग ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, फिर उनका 12वीं के मार्क्स के आधार पर भी एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद राइटर दूसरा आर्ग्यूमेंट देते हैं, देखो जब ये नीट का एग्ज़ाम नहीं आया था ना तो हर साल एवरेज तौर पर 38 बच्चे तमिलनाडु सरकार के स्कूल से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते थे। लेकिन जब नीट आया तो ये संख्या 38 से घट के 3 रह गई। 3-4 गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने लगे, मतलब उनको सीट मिलने लगी। लेकिन फिर तमिलनाडु की सरकार ने ना कोटा दे दिया था, 7.5% कोटा दे दिया था गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को। ये 7.5% का कोटा मिलने के बाद तो 336 2020-21 में 336 गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेजेस में। तो सोच के देखिए अब कोटा मिल चुका है तो आंकड़ा जो है वो 38 से बढ़ के 336 पहुंच गया है, यानी 10 गुना ज्यादा हो गया है। लेकिन अभी भी तमिलनाडु की सरकार शिकायत कर रही है। इसके बाद रिपोर्ट एक बात ये बोलती है कि देखो तमिलनाडु में अलग अलग एरियाज में ज्योग्राफी अलग हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग अलग हैं, तो सबके लिए एक नीट का एग्जाम कैसे हो सकता है। राइटर कहते हैं ये क्या मजाक है। इवन ये चीज़ 12वीं के एग्जाम पर भी तो लागू होती है ना। तमिलनाडु में अलग अलग लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग अलग हैं, ज्योग्राफी अलग अलग है, तो उनके लिए सेम 12वीं का एग्जाम कैसे हो सकता है। मतलब बात तो राइटर की सही है। जब आप बोल सकते हो कि इन कंडीशंस के कारण एक नीट का एग्जाम नहीं हो सकता, तो 12वीं का एग्जाम भी तो सबके लिए सेम कैसे हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो रिपोर्ट को कुछ बोलना था, मतलब कि समाज में कुछ लोग मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते, तो उन्हें सबसे बड़ी बात तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बोलनी थी कि प्राइवेट कॉलेज में तो 1-1 करोड़ लग जाता है MBBS करने के लिए। इस पर तो कमेटी ने कुछ नहीं बोला। और दूसरा देखो तमिलनाडु सरकार अपनी गलती नहीं मानने को तैयार है। आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए ना। मतलब बार बार आप ये बोल रहे हो कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो पीछे छूट जाते हैं। अरे भैया आप वहां गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों नहीं बढ़िया शिक्षा दे सकते, इतनी क्वालिटी की वो प्राइवेट स्कूल्स का मुकाबला कर लें। ये भी तो समझना होगा ना तमिलनाडु की सरकार को। वो एग्जाम पे सारा दोष दे देते हैं, आप भी तो कुछ स्टेप उठाइए। ये बात लास्ट में राइटर के द्वारा बोली भी जाती है कि तमिलनाडु में देखो स्कूल्स की संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन लर्निंग आउटकम बहुत कम है। अभी भी जो हम बातें करते हैं कि 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पाता, तो लर्निंग आउटकम जब तक इंप्रूव नहीं होगी, जब तक क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो तो पिछड़ेंगे ही ना। तो आप जिम्मेदारी लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन आप इंश्योर कीजिए। तो जस्टिस रंजन कमेटी की जो ये रिपोर्ट है ना, ये रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं करती है। सीधा इन्होंने बोल दिया है कि तमिलनाडु की सरकार नीट एग्जाम को एलिमिनेट कर दे मेडिकल सीट्स में दाखिले के लिए। लेकिन जब तक देखो आप रियल रीजंस को एड्रेस नहीं करोगे ना, तब तक फिर आपने फॉर्मेलिटी कर दी, बस ऐसा मान लीजिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नीट एग्जाम से संबंधित। चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया यूएस रिलेशनशिप से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, प्रधानमंत्री मोदी यूएसए की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ उन्होंने बायलैटरल मीटिंग अटेंड की यूएस के राष्ट्रपति के साथ, और इसके साथ साथ क्वाड की जो मीटिंग थी वो भी ऑर्गेनाइज हुई। क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। मार्च में वैसे वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था क्वाड का, और अब जाके पहली 4 देशों के प्रीमियर्स की इन पर्सन मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। मीटिंग के बाद बाइडेन ने देखो बोला कि इंडिया जो है वो यूएस का एक मेजर डिफेंस पार्टनर है, मतलब एक इंडिया ऐसा देश है जिसके साथ यूएस इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है, और दोनों देश मिलके नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत दोनों देश मिलके एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स डेवलप कर रहे हैं, यानी ड्रोन। और बहुत सारे इश्यूज पर चर्चा हुई, जैसे देखो महामारी कोविड-19 की, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, सप्लाई चेन्स एंड सिक्योरिटी, और इंडो पैसिफिक रीजन जिसको फ्री एंड ओपन बनाना है। मतलब देखो, ये ना डेकोरेटिव बातें हैं। इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन बनाना, जाहिर तौर पर चाइना से कैसे निपटा जाए, इससे संबंधित बात हुई होगी दोनों देशों की। यूएस की देखो पूरी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ना, नाम ही इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, वो चाइना को ही कंटेन करने के लिए है। इवन चाइना तो ये नाम भी नहीं मानता इंडो पैसिफिक। चाइना कहता है इंडो पैसिफिक कोई नाम नहीं है, एशिया पैसिफिक नाम है। तो जब भी वर्ड आए ना इंडो पैसिफिक, तो यूं समझ लेना चाइना को कंटेन करने के लिए ही वर्ड है। चाइना इस वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है। इवन देखो कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर भी बात हुई। जब देखो हमारे देश में सेकेंड वेव आई थी ना, तो इंडिया ने दूसरे देशों को वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। डोमेस्टिकली सरकार का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि भैया आप तो वैक्सीन बांट रहे हो दूसरे देश को, और हमारे देश में वैक्सीन है नहीं, तो सरकार ने वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोक दिया था। अब इंडिया ने यूएसए को भरोसा दिलाया है कि हम वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत दूसरे देशों को वैक्सीन देना फिर से स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ साथ ग्लोबल कोवैक्स पूल जो है जिसमें विभिन्न देश वैक्सीन कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें भी इंडिया वैक्सीन कंट्रीब्यूट करेगा। देखो ये काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि इंडिया आपको पता है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने वाला देश है। तो इंडिया जब दूसरे देशों को वैक्सीन देना स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में महामारी जो है वो कंट्रोल होने की दिशा में अब आगे जाएगी। इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड इश्यूज को लेकर भी बात हुई। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक इंडिया और यूएसए के बीच साइन नहीं हो सका है। ट्रंप जब भारत आए थे ना, तब उम्मीद थी कि ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन होगा, लेकिन बाइडन ने तो अब इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इंडिया के लिए देखो यूएसए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन अभी खराब है। तो इकोनॉमिक सिचुएशन के रिवाइवल के लिए यूएसए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि यूएसए को इंडिया एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करता है, और यूएसए से इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आती है। तो ट्रेड इश्यूज़ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। तो ये 2 इश्यूज इंपॉर्टेंट रहे बातचीत में। वैसे देखो हेल्थ कंसर्न्स क्योंकि कोविड-19 की महामारी, और ट्रेड इश्यूज क्योंकि इकोनॉमी का रिवाइवल। तो ये छोटा सा आर्टिकल था इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में। इस आर्टिकल से देखो ज़्यादा पॉइंट्स तो निकलते नहीं। अब कल ही प्रधानमंत्री मोदी वापस आए हैं यूएसए से, तो इस दौरे की आउटकम को एनालाइज करने के लिए, यानी इंडिया यूएस रिलेशंस से संबंधित कुछ और आर्टिकल्स पब्लिश होंगे, वहाँ से कुछ अच्छे पॉइंट्स निकल के आएंगे। ये तो छोटा सा आर्टिकल था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ निकला नहीं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।